समृद्धि कहाँ से आएगी, कहाँ से रामराज्य स्थापित होगा? ये महंगाई करके रामराज्य स्थापित होगा क्या? 3-3, 4-4 साल से लगे पड़े हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जाग रहे हैं, उसके बाद भी हमें निजीकरण की प्राइवेट नौकरी मिले। अगर निजीकरण होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, टिकट भी अगर महंगा होगा, प्लेटफॉर्म का खर्च बढ़ेगा, वाईफाई की व्यवस्था होगी तो वो भी खर्च हमसे ही लिया जाएगा। तो फिर देश की समृद्धि कैसी होगी? जब युवा समृद्ध नहीं होगा तो देश समृद्धि की क्या उम्मीद लगाओगे आप? और गरीब आदमी टिका किस पे है भाई? गरीब आदमी जॉब पे तो टिका है। हाँ, जो पिता सांसद तो पुत्र भी सांसद हो ही जाता है, गरीब आदमी को मौका कहाँ मिलता है? बिजली का बिल इतना आ रहा है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर बिजली का बिल है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबका विकास यही हुआ है कि सिलेंडर 900 रुपये का पहुँचा दिया, यही तो सबका विकास है। 20 लाख फॉर्म है और करोड़ों में फॉर्म जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बेरोजगारी का आलम यह है कि रेलवे के जो 2014 से पहले लगभग 17-18 लाख कर्मचारी थे, आज 13-14 लाख कर्मचारी हैं। रामपुर जो एक ऐसी सीट है कि हमेशा से चर्चा का मुद्दा रही है। हम इस वक्त जो है रामपुर के अंबेडकर पार्क में हैं और यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ की शिक्षा कैसी चल रही है, रोजगार कैसा है, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का परिचय जानना चाहूँगा। आपका नाम? अमित कुमार। अमित कुमार, क्या करते हैं आप? सर अभी तो ITI कर रहे हैं। ITI कर रहे हैं, अच्छा। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ रोजगार अच्छा मिल रहा है लोगों को, राम राज्य आ गया एक तरीके से? फिलहाल मुझे अभी तो पता नहीं रोजगार के यहाँ का। अच्छा, अभी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव के बारे में क्या लगता है कि आपको किसका पलड़ा भारी है? मेरा तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो BJP लग रही है। BJP का लग रहा है? BJP लग रही है। अच्छा। आपका परिचय? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, आपको क्या लगता है सर? चुनाव के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, इसमें मैं पढ़ता नहीं चुनाव। अच्छा। हाँ, ज़मीनी स्तर पे जो होता है वही है। आप ज़मीनी स्तर पे आके देखो कितना रोजगार दिया है, और रोजगार अगर दिया है तो आदमी बेरोजगार क्यों घूम रहा है? फिर आज के टाइम में आप देखो, अगर 1 लाख अगर 8,000 वैकेंसी है तो उसके लिए 20 लाख फॉर्म है और करोड़ों में फॉर्म जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बेरोजगारी का आलम यह है कि रेलवे के जो 2014 से पहले लगभग 17-18 लाख कर्मचारी थे, आज 13-14 लाख कर्मचारी हैं। जब आपने भर्ती की है तो कर्मचारी बढ़ने चाहिए, कम कैसे हो रहे हैं? सही बात है ना? जब आप भर्ती कर नहीं रहे हैं, कर्मचारियों को निकालते जा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं रोजगार ले रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं फिर हमसे? ये बताओ, युवाओं से क्या उम्मीद है आपको कि युवा वोट देगा? पिछली बार युवा ने जाति पाति में आपको वोट दिया, हिंदू साहब हिंदू। अब ये बताओ कौन से हिंदू को आपने क्या दिया है? केवल हिंदू के नाम पे लोगों को भड़काया है, हिंदू को के नाम पर लोगों को लड़ाया है। भाई राम मंदिर बना दिया, अच्छी बात है, सबकी आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन यह है भाई राम राज्य का मतलब यह है कि किसी भी जाति के साथ अहित मत करो, किसी जाति के साथ कोई भेदभाव मत करो। लेकिन आप जो इलेक्शन के टाइम पर टारगेट बनाते हैं किसी जाति को, उसके बाद फिर आप खुद उन्हीं जातियों में मिल जाते हैं। ये तो खाली बस लोगों को बहकाना है। और BJP का सबका साथ सबका विकास, इस पर क्या कहेंगे? भाई सबका साथ सबका विकास तो यही है कि सबका विकास यही हुआ है कि सिलेंडर 900 रुपये का पहुंचा दिया, यही तो सबका विकास है। हर चीज़ पे तुमने महंगाई बढ़ा दी। एक किसान आदमी के बताओ, अगर आदमी पेट्रोल महंगा रहेगा, डीजल महंगा रहेगा, आदमी ट्रैक्टर कहाँ से चलाएगा, गाड़ी कहाँ से चलाएगा? ये बताओ, बिजली का बिल इतना आ रहा है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर बिजली का बिल है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये बताओ, तो आदमी, एक गरीब आदमी कहाँ से जिएगा? ये बताओ आप। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये बताओ कि अगर इतनी महंगाई करोगे तो समृद्धि कहाँ से आएगी, कहाँ से रामराज्य स्थापित होगा? ये महंगाई करके रामराज्य स्थापित होगा क्या? थोड़ा देश हित के लिए तो थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा ना भाई। देश हित के लिए देखो, देश हित के लिए हर आदमी झेलने को तैयार है। मेरे अंदर भावनाएं हैं देश के लिए, मैं भी झेल सकता हूँ, लेकिन इतना नहीं है कि कोई आदमी अपना पेट नहीं पाल पा रहा है और आप उससे क्या उम्मीद करोगे? ये बताओ, है ना? आदमी का भरण पोषण करने के लिए, पेट पालने के लिए आदमी के पास गुजारा नहीं हो पा रहा है, और देश हित के लिए आदमी क्या करेगा? ये बताओ फिर वो। तो यहाँ नौकरियों का जो हालात है, जैसा कि आप बता रहे हैं, वैकेंसियाँ निकलती हैं लेकिन भरी नहीं जाती हैं। यूपी की भाई साहब, यूपी की हर वैकेंसी का यही है कि वैकेंसी आती है, फिर कोर्ट खेलती है, वो पूरा होने का नाम ही नहीं होता है। एक वैकेंसी आती है, कोई ना कोई अड़ंगा फंसता है उस पर, वो वैकेंसी कोर्ट में चली जाती है, उसके बाद पता ही नहीं होता है कि कब भर्ती। अब रेलवे वालों का मैं बताऊँ आपको, 2019 के फॉर्म पड़े हुए हैं और 19 के फॉर्म पड़ने से 19 भी निकल गई, 20 भी निकल गई, 21 भी खत्म हो गया। आज तक ग्रुप डी के एग्जाम को पता नहीं है। ये बताओ, 3 साल हो गई और 3 साल ये हो गए, अब 1 साल इन्हें एग्जाम कराने में लग जाएगा, 1 साल बाद रिजल्ट देंगे। पंचवर्षीय योजना तो इन्होंने खुद ही बना दिया। अब बताओ, पूरे 5 साल में आदमी को एक जॉब नहीं मिल पा रही है, और गरीब आदमी टिका किस पे है भाई? गरीब आदमी जॉब पे तो टिका है। हर मध्यम वर्गीय, जो गवर्नमेंट अगर जॉब देखता है तो वो भाई साहब मध्यम वर्गीय जीवन का आदमी है। कोई बड़ा आदमी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं देखता, 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी नहीं देख रहा है भाई। उसके पास तो व्यापार है, अपना बिजनेस है, बिजनेस खोल के बैठा है। लेकिन कौन देख रहा है? गरीब आदमी देख रहा है उस चीज़ को कि यार कैसे 15-20 हज़ार रुपये की, 30 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाए। लेकिन गरीब आदमी के लिए ही, अब बताओ, 5 साल तक एक माँ बाप जो खुद सक्षम नहीं है पढ़ाने के लिए, वो 5 साल तक अपने बच्चों को क्या कहाँ से तैयारी कराएंगे? ये बताओ। अब 5 साल तक आप कोई एग्ज़ाम नहीं करा रहे हो, जब बच्चे को किसी को रोजगार नहीं मिलेगा
तो फिर देश की समृद्धि कैसी होगी? जब युवा समृद्ध नहीं होगा तो देश समृद्धि की क्या उम्मीद लगाओगे आप? ये जो सरकार निजीकरण किया है सरकार ने, इस पे क्या लगता है कि आपको इसके बाद नौकरियां बचेंगी आप लोगों को? भाई निजीकरण का मतलब ये है, अगर मैं किसी चीज़ का अगर ठेका लूँगा तो मैं किसी चीज़ में अपना प्रॉफिट देखता हूँ। बिजनेसमैन आदमी कभी भी कोई भी काम अपने घाटे के लिए नहीं करता है। भाई घाटा होगा, गवर्नमेंट सहन कर सकती है, बिजनेसमैन सहन नहीं करेगा। भाई मैं अगर आज रेलवे का टिकट 30 रुपये में आपको दे रहा हूँ और अगर गवर्नमेंट को उससे घाटा है, गवर्नमेंट हर बार दिखाती है रेलवे घाटे में है ना, हर बार दिखाती है कि गवर्नमेंट रेलवे घाटे में है। अगर जब घाटे में है और रेलवे निजीकरण के तहत मैंने अगर रेलवे को लिया है तो मैं घाटे में क्यों चलाऊँगा? मैं वो 30 रुपये का टिकट क्यों रखूँगा? मैं टिकट 60 का नहीं कर दूँगा। मैं भी 50,000 का कर्मचारी क्यों रखूँगा? मैं कर्मचारी को 25,000 नहीं दूंगा। तो इससे ये है कि रोजगार पे संकट आए। फिर हम ये बताओ, हम इतना पढ़ने के बाद 25,000 की नौकरी करने प्राइवेट में क्यों जाएंगे? भाई हम तो सीधे अपने किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे। क्यों पढ़ेंगे? इंटर के बाद किसी प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन कर लेंगे। क्यों करेंगे? गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी 3-3 4-4 साल से लगे पड़े हैं, भाई मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जाग रहे हैं, उसके बाद भी हमें निजीकरण की प्राइवेट नौकरी मिले तो फिर हमारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। उससे तो बेहतर है कि भाई हम स्टार्टिंग से ही इंटर करके कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं। तो मतलब आपका कहना है कि मतलब निजीकरण से एक तो महंगाई भी बढ़ेगी और रोजगार पे भी उसका बहुत जी ज़्यादा जी जी असर पड़ेगा। जी सर, निजीकरण का सीधे मतलब है, देखो व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, ये बात अच्छी है, निजीकरण से होंगी, लेकिन वो निजीकरण में जो व्यवस्थाएं बेहतर होंगी उसका बहन गरीब आदमी पर ही पड़ेगा। हाँ, उसका मजा सिर्फ रईस ही ले। बस उसका खर्च जो है वो गरीब आदमी को, भाई आजकल भाई कोई भी है जीडीपी का हर जो खर्च है वो हमसे ही तो लिया जा रहा है। भाई रोड से लेके टैक्स, बिजली से लेके टैक्स, आयकर का टैक्स, जीएसटी का टैक्स सब दे तो हम ही रहे हैं। एक गरीब आदमी तो सब दे रहा है। और अगर निजीकरण होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, टिकट भी अगर महंगा होगा, प्लेटफॉर्म का खर्च बढ़ेगा, वाईफाई की व्यवस्था होगी तो वो भी खर्च हमसे ही लिया जाएगा। वो खर्च कोई और देने नहीं आएगा, वो खर्च भी हम ही को देना पड़ेगा। अब ये बताओ, जो आदमी 30 रुपये का टिकट लेके जनरल डिब्बे में नहीं जा सकता रेलवे के, वो आदमी क्या उम्मीद लगाए 200-250 का टिकट लेके जाएगा? है इतनी जो इस समय इतनी बेरोजगारी है, मारामारी इतनी है, जनसंख्या हमारी अच्छी खासी है कि उसके बाद भी रेलवे सही से आदमी को भीड़ भाड़ इतनी रहती है, और निजीकरण के बाद तो फिर क्या हालात होंगे? भाई जब टिकट महंगा होगा तो आदमी सही से ट्रैवल नहीं कर पाएगा, उसमें दिक्कत होंगी उसे मार तमाम। तो ये है, निजीकरण से केवल बेरोजगारी को बढ़ाना है और कोई इसका गवर्नमेंट को नौकरी देने के नाम पर केवल लोगों को भ्रमित करना है कि बस इतनी नौकरियां देंगे, इतना देंगे, नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, भर्तियों का पता नहीं होता है, केवल बस भ्रमित करना। एक ये भी कारण हो सकता है कि हम ऐसे नेता नहीं चुनते जो शिक्षित हों, खासतौर पे ये भी देखा जा सकता है ना। नेता आजकल जी जी बिल्कुल, पढ़े लिखे नहीं है साहब। बिल्कुल सही बात है। ये क्या कह रहे हैं, ये हमारे संविधान ने हमें दिया है कि राष्ट्रपति भी अनपढ़ हो सकते हैं, हाँ, सही बात है ना। तो हमारी मजबूरी है अभी चुनने। और कारण क्या है? देखो, जो आदमी पढ़ा लिखा है और अगर वो घर से संपन्न नहीं है तो वो राजनीति भी नहीं कर सकता भाई साहब, क्योंकि राजनीति के लिए भी आदमी का संपन्न होना अति आवश्यक है। ऐसा होना चाहिए। हाँ, वही है कि वही कहते हैं, नेपोटिज्म चलता है कि भाई राजा का बेटा ही राजा। हाँ, जो पिता सांसद तो पुत्र भी सांसद हो ही जाता है। गरीब आदमी को मौका कहाँ मिलता है ना। गरीब आदमी का बच्चा तो केवल वही सरकारी नौकरी देखता है, 20-25 हज़ार रुपये की मिल जाए और मेरा भरण पोषण चलता रहे, बस ये है। थैंक यू सर, हमसे बात। जी धन्यवाद। तो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि रामपुर में भी वही हालात हैं जो अन्य प्रदेशों के हैं। उत्तर प्रदेश में जो बोर्ड लगाए गए हैं कि नौकरियां मिली हैं, लेकिन हम इस वक्त रामपुर के मेन अंबेडकर पार्क में ही हैं। साफ तौर पर उन लोगों का जो कहना था वो आपने सुना कि भर्तियां निकलती हैं लेकिन 2-3 साल के लिए पेंडिंग डाल दिया जाता है, रिजल्ट फिर और बढ़ा दिया जाता है आगे, लेकिन कोई भी चीज़ साफ तौर पर नहीं हो पाती है। कहीं आंकड़े छुपा दिए जाते हैं, कहीं पेपर लीक हो जाता है। सिर्फ पोस्टरों पे, बैनरों पे जो है विकास के मुद्दे और विकास दिख रहा है। फिलहाल और भी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए उत्तर प्रदेश इलेक्शन के लिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।